बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हम इंटीग्रेशन की डिफरेंट टेक्निक्स देखते आ रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसका नाम हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमें हेल्प कर रही है किसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। तो सबसे पहले तो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन असल में क्या है। एक तो पहला पॉइंट ये कि ये एक एफिशिएंट टेक्निक है, और एफिशिएंट टेक्निक किस लिए है कि ये ट्रांसफॉर्म करती है। इसका पर्पज़ ये है कि ये ट्रांसफॉर्म करते ये किसी एक चीज़ को या हमारे इंटीग्रल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रल्स आते हैं जिनको हम डायरेक्टली एवेलुएट नहीं कर पाते, उनके कोई डायरेक्ट फार्मूलाज अवेलेबल नहीं हैं या वो बहुत कम्प्लेक्स हैं, तो इसलिए हम उन्हें रिज़ॉल्व या उनको एवेलुएट नहीं कर पाते। और वो एक स्पेशल किस्म की उसमें एक्सप्रेशंस जो हैं या टर्म्स हैं वो अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो तब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं उनको सॉल्व करना। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने फिर उन ख़ास किस्म की सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये ऐसे केसेस हैं, ये जब भी अकर होंगे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ये केसेस जब भी अकर होंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला रूल या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे इंटीग्रल्स इजीली सॉल्व हो सकें। तो जिस तरह ये डेफिनेशन में एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ही है, डेफिनेशन तो नहीं एक्सप्लेनेशन है, कि ये ट्रांसफॉर्म करता है हमारे कुछ केसेस को, जो कि केसेस हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ताकि हम उन इंटीग्रल्स को डायरेक्टली एवेलुएट कर सकें। तो ये हमें हेल्प क्या कर रहा है? तो अगर मैं समराइज़ करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे मुश्किल इंटीग्रल्स को या कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को इस फॉर्म में या एक सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि हम उन्हें इजीली एवेलुएट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ख़ास किस्म के कुछ केसेस उस इंटीग्रल के अंदर एग्जिस्ट करते हों तो तभी हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये टेक्निक फिर हम अप्लाई नहीं करते, कोई और हम सिंपल टेक्निक यूज़ करके अपने इंटीग्रल को एवेलुएट कर लेते हैं। क्योंकि ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ये ख़ास किस्म की कुछ चीज़ों के एग्जिस्ट होने पर ही हम अप्लाई करते हैं। तो ये टोटल 3 ऐसे केसेस हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे 3 केसेस हैं या 3 सिचुएशंस हैं, ये तीनों अगर कभी अकर होती हैं हमारे इंटीग्रल के अंदर तो तब हम उनके लिए डिफरेंट तरीका या प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको रिज़ॉल्व करने के। नंबर 1 जो हमारा केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 हमें ये कहता है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके इंटीग्रल के अंदर कोई इस तरह की टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करती कि पूरा जो इंटीग्रल आपको दिया हुआ हो उसके अंदर कुछ इस तरह की टर्म एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल अब टर्म आपने गौर से देखनी है। ये टर्म क्या लिखी हुई है? ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और होल का अंडर रूट। अब इसमें जो ए है, ए इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट, ये कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो ए कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस जो हमारा वेरिएबल एक्स है उसका स्क्वायर और इनका अंडर रूट अगर हो। अगर ऐसे सिचुएशन कभी आएगी, ठीक है, किसी भी इंटीग्रल में, चाहे वो कहीं भी, चाहे वो अगर लेट से आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है और ऊपर डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में या ऊपर न्यूमरेटर में कहीं भी इस तरह की टर्म अगर एग्जिस्ट करती है कि जो ए स्क्वेयर या कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो और उसका कंप्लीट होल का अंडर रूट हो, ऐसी टर्म को जब भी आप आइडेंटिफाई कर लें तो फ़ौरन हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर की तरफ आएंगे। और इसमें इस बात का ख्याल रहे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल टर्म होगी और इनमें प्लस का साइन होगा। ठीक है, अगर ये प्लस का साइन होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ केस नंबर 1।
तो ये हमारा केस नंबर 1 होगा अगर अंडर रूट के अंदर जो कांस्टेंट और वेरिएबल के जो दो डिफरेंट स्क्वेयर्स हैं इनमें प्लस का साइन होगा। ठीक है। अब जो दूसरा केस है, दूसरा केस हमें ये कहता है कि भाई टर्म्स उसी तरह की होंगी, एक ए का स्क्वायर होगा और दूसरा एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन इन दोनों में एक ख़ास ऑर्डर होगा। ऑर्डर कौन सा है? कांस्टेंट पहले होगा और माइनस साइन के बाद आपका वेरिएबल का स्क्वायर होगा। ये ध्यान में रहे कि वेरिएबल का स्क्वायर अगर बाद में आ रहा है और कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारा केस नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है। और इसको जब हमने सॉल्व करना होगा तो इसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात? तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो अब में अगर आप केस 1 को देखें तो केस 1 में प्लस सिंबल लगा हुआ है या प्लस का जो साइन लगा हुआ है, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ए स्क्वायर पहले लिखा हो लेकिन या एक्स स्क्वायर पहले लिखा हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। पॉजिटिव के केस में हम अक्सर देखते हैं, लेकिन नेगेटिव के केस में ये फ़र्क पड़ता है कि पहले क्या लिखा हुआ और बाद में क्या लिखा हुआ है। यही वजह है कि हमारे दो डिफरेंट केसेस हैं नेगेटिव साइन के लिए, और पॉजिटिव के लिए एक ही सिंगल केस है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लेट से अगर ये चीज़ मैं ऐसे लिख दूं कि जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है दिस इज़ इक्वलेंट कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दूं, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वलेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दरमियान में माइनस साइन आ जाए तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये इस फ़र्क की वजह से ये एक डिफरेंट केसेस में ये डिफरेंट केसेस बन जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब जो ये दूसरा केस हुआ जिसमें कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में। नेक्स्ट जो केस नंबर 3 है, इसके अंदर x का जो स्क्वायर है वो अब माइनस साइन से पहले है, तो माइनस साइन के बाद आपका कांस्टेंट का स्क्वायर। तो गौर कर लें दूसरा और तीसरा केस, इसको अगर आप देखें इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि नेगेटिव साइन है, और डिफरेंट क्या चीज़ है कि सेकंड केस में माइनस के बाद एक्स स्क्वायर आता है और थर्ड केस में एक्स स्क्वायर माइनस से पहले आता है। मतलब माइनस जो है, माइनस साइन जो है वो ए स्क्वायर के साथ है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में देख लें तो सेकंड केस में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और थर्ड केस में ए स्क्वायर के साथ माइनस है। तो ये तीन ऐसे डिफरेंट केसेस हैं। अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी टर्म, इन तीनों टर्म में से कोई भी टर्म आपके इंटीग्रल के अंदर अकर होती है तो आप फ़ौरन ये पहचान जाएंगे कि भाई ये ऐसा एक इंटीग्रल है जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला जो टेक्निक है उसकी तरफ जाएंगे, और उसमें फिर हम ये देखेंगे कि इसमें मज़ीद 3 केसेस हैं। तो ये 3 जो डिफरेंट केसेस हैं इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट जो एग्जांपल्स उन्होंने देखी, और फिर उन्होंने एक कुछ कॉमन चीज़ें हमारे लिए उन्होंने मेंशन कर दी एक टेबल की फॉर्म में। यानी कि जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने हमें एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई अगर आपका केस नंबर 1 आ जाता है, ठीक है, और केस नंबर 1 हमने क्या कहा था कि x का स्क्वायर पहले लिखा हो या कांस्टेंट का स्क्वायर पहले लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर रूट अगर आ जाए तो इसकी जगह चूँकि हमने कोई किसी किस्म की सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है तो वो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने हमें बता दी कि भाई जब भी ये वाला केस होगा आप हमेशा यही वाली सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे। ज़ाहिर है इसके पीछे कोई मैथमेटिकल प्रूफ है जिस प्रूफ में हम नहीं जा रहे, बस मैथमेटिशियंस ने हमें ये बता दिया है और हमारे लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि हम ये देख लें कि अगर इस तरह का कभी एक्सप्रेशन आ जाए हमारे इंटीग्रल के अंदर, ठीक है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम x की वैल्यू a tan थीटा पुट करेंगे, और इसमें जो a है ये वही कांस्टेंट है जिसका यहाँ स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये a स्क्वायर की फॉर्म में जो हमारे पास कांस्टेंट हमें दिया जाएगा हम वहाँ से a मालूम करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, और फिर tan थीटा ये हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी जो हम यूज़ करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें किसी न किसी
आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने हमें बता दिया कि जब आप x = a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको हमेशा ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा। तो ये वो आइडेंटिटी है जो आप हमेशा यूज़ कर रहे होंगे जब आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x = a tan थीटा। और ये कब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब आपका केस नंबर 1 होगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका केस नंबर 2 आ जाता है तो फिर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी मैथमेटिशियंस ने हमें बता दिया कि आप a sin थीटा x = a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जब आप ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे तो तब आप जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी अंडरस्टूड है, हमें इसकी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कहाँ से आई और उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये हमें उन्होंने बस बता दिया है। और फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही इस पर यकीन कर लेंगे, गायबाना हम यकीन कर लेंगे और इंशाल्लाह ये हमें फिर सपोर्ट करेगी। केस नंबर जो 3 है ये उसी तरह जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि x का स्क्वायर - a का स्क्वायर अंडर रूट, अगर ये टर्म आ जाती है तो फिर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = a secant थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जिस आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ secant स्क्वायर थीटा - 1 = tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो टेबल है, ये टेबल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें हमारे सामने मौजूद होना चाहिए जब भी हम कोई इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली सिचुएशन देखेंगे। तो ये टेबल हमें कम्प्लीटली हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि हम किसी तरह ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे और उसके अगेंस्ट हम कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने तीनों केसेस अभी डिस्कस किए हैं इनकी ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो हमने जिस तरह ये देखा था कि हर केस के लिए हम एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए असल में एक हमारे पास एक ज्योमेट्री सी आती है, उस ज्योमेट्री से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसके लिए हमने जिस तरह कहा था कि जो हमारा केस नंबर जो 1 है वो जब भी आएगा तो हम x = a tan थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते होते हैं। तो अब अगर ये चीज़ है, ये अगर हम एक ट्रायंगल पे मैप करें तो इस ट्रायंगल पे मैप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि भाई इस ट्रायंगल का हमारे पास कोई एक एंगल होगा जिसको हम थीटा कहेंगे। लेट्स से इसको हम थीटा कंसीडर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर ये tan थीटा अगर इस ट्रायंगल पे मैप करें और इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, इसकी तीनों साइड्स हम मालूम करना चाहें तो हमें कैसे पता चलेगा। तो अब मैं इसमें से जो a है वो दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो हमारे पास जो tan थीटा बच आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा, दैट इज़ x/a। और हमें ये पता है कि जो tan थीटा होता है दिस इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, हमें ये पहले से पता है कि जो tan वाली ट्रिग्नोमेट्रिक ये tan जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ये हमारे परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो इसका मतलब है इसमें जो हमने x लिखा है दिस x इज़ परपेंडिकुलर एंड a इज़ बेस। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ लिखूँ तो जो बेस है वो a है, तो हमारे केस में अगर थीटा ये वाला एंगल है तो a नीचे होगा इधर और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो इस साइड पे होगा। और परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें पता है तो हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और जो हाइपोटेन्यूज होता है
दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होल अंडर रूट। क्योंकि नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम तो हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चूंकि मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने अंडर रूट दोनों साइड पे ले लिया। तो अब अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमें पता चल सकता है कि इसमें परपेंडिकुलर हमारा x है, तो x का स्क्वायर प्लस बेस a है a का स्क्वायर। अब ये चाहे तो हम x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लिखें, चाहे a का स्क्वायर पहले लिख लें और x का स्क्वायर बाद में लिख लें, तो इन दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम ही है। तो इसका मतलब है जो हमने जो तीसरी साइड कंस्ट्रक्ट की है उसकी वैल्यू क्या आई है, वो a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आई है। तो बेसिकली ये हमारी थी केस 1 की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये हमें हेल्प करेगी कि जो हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं थीटा वाली, कि हमने चूंकि x की वैल्यू ऐसी पुट की है जो हमें थीटा वाले वेरिएबल में कन्वर्ट कर रही है, तो चूंकि हमने ये x वेरिएबल से थीटा वेरिएबल में कन्वर्जन परफॉर्म की है, तो फिर हमें वापस सम टाइम जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो आंसर तो थीटा में आएगा। तो हमें थीटा से वापस x वेरिएबल में जब जाना होगा तो हमें इस ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम ये ट्राइंगल हमें इस थीटा एंगल से या थीटा वेरिएबल से वापस x वेरिएबल में जाने के लिए हेल्प करेगी। तो ये पहले केस की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। अब हम दूसरे केस की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और जो हमारा दूसरा केस था वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट था। तो इस केस में हमें पता है कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन चूज़ की थी दैट इज़ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और अगर मैं जहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दैट इज़ एक्चुअली x बाई a। और हमें ये पता है कि जो साइन थीटा होता है दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो हमें ये पता है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ थीटा लगाते हैं और इससे हम ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होंगे। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले केस में किया, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा x, ठीक है जी, और ये जो a है दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, तो ये a होगी हमारी साइड जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमें पता करना है बेस का। तो बेस का कैसे पता चलेगा, अब बिल्कुल उसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस डायग्राम या इस ज्योमेट्री को देखते हुए हमें पता है कि हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है और हमें परपेंडिकुलर भी पता है। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर बन गया क्योंकि हाइपोटेन्यूज a है उसका स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर x है उसका स्क्वायर हो गया, और बेस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमें बेस का पता करना है, तो बेस को मालूम करने के लिए हमें इस x स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेकर जाना होगा। जो यहाँ प्लस ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इस सिंपली चूँकि मुझे सिर्फ बेस चाहिए तो मैं अंडर रूट ले लूँगा। तो मैं ज़रा इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ, बेस इस साइड पे आ गई और a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये देखें ये वही हमारा पहला जो केस है ये वही आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो तीसरी साइड थी दैट इज़ एक्चुअली जो कि बेस थी वो a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की है इससे आपको ट्रायंगल की दो साइड्स पता चल जाएंगी, तो तीसरी साइड कैसे आपने कैलकुलेट करनी होगी या आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी। अब हम केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि केस नंबर 3 की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने हमें ऑप्शन दी हुई है या
फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये जो सीकेंट थीटा है ये उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो अब सीकेंट थीटा अगर हमें पता करना हो तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ओवर ए। अच्छा, अब इसमें हम थीटा जहाँ लगाते हैं तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये थीटा, ये इस ट्राइंगल के मुताबिक ये जो एक्स और वाई है ये इस ट्राइंगल की कौन सी साइड्स हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने पिछले दो केसेस को देखा है, उस केस में हमें साइन के का भी पता है कि वो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और जो tan होता है हमें उसके बारे में भी पता है, वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। लेकिन हमें सेकंड का नहीं पता, क्योंकि हमें ये डायरेक्टली नहीं पता। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें ये पता है कि वी नो दैट कि सेकेंड एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी, ये चीज़ हमें पता है कि जो सेकेंड होता है वो 1 ओवर कॉस के बराबर होता है। तो अगर हम इस सेकेंड थीटा को 1 ओवर कॉस से रिप्लेस कर दें और फिर उसको मज़ीद थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम सेकेंड की जगह 1 ओवर कॉस थीटा लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स ओवर ए। ठीक हो गया। तो अब हम यूँ करते हैं कि कॉस चूँकि नीचे आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। मैं जो इक्वेशन के दोनों साइड्स हैं उनको रिवर्स कर देता हूँ। तो मेरा जो कॉस है वो ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला गया। तो इसी तरह जब कॉस ऊपर चला गया तो यहाँ से ए ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। तो ए ऊपर चला गया और एक्स नीचे आ गया। अब ये कॉस थीटा का हमें पता चल सकता है कि ये कॉस थीटा किसके बराबर है, और हमें ये पता है कि कॉस इज बेसिकली इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब इसमें जो ए है वो बेस के बराबर है और जो एक्स है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो कॉस से हमें, चूँकि सेकेंड को हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया और कॉस ने हमें ये बता दिया कि भाई ये सिचुएशन है, तो अब हम बेस को ए कह देंगे और हाइपोटेन्यूज को एक्स कह देंगे। तो अब इससे हमें जो तीसरी साइड है हम वो बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सिंपली हम उसको यूँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज एक्चुअली परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब बेस भी हमें पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हाइपोटेन्यूज एक्स, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, और बेस इज ए, तो ए का स्क्वायर हो गया। तो अब परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ए स्क्वायर जो ये दूसरी साइड पे ले गया और थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इसको। अब मेरे पास सिंपल परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये तीसरी साइड जो मेरे पास आई दैट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो इस तरह हमने तीसरे केस के लिए भी ये ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं ये मेंशन कर ली और हमें पता चल गया। अब मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये हम तीनों ये जो डायग्राम्स हम तीनों केसेस के लिए बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं। देखें, जब हम ये वाला केस, कोई भी केस, तीनों केसेस में कोई भी केस हमारे पास आएगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। तो चूंकि हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो तो x का वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा होगा, तो हम जब उसमें सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा x वाला वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा थीटा में, और फिर वो हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। हम उसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। अब जो आंसर आएगा वो थीटा में आएगा। अब थीटा से वापस हमें जो गिवन क्वेश्चन था वो तो x वेरिएबल में था, तो हमें थीटा से वापस x में जाना होगा। तो x में जाने के लिए ये डायग्राम, जो तीनों केसेस की अपनी अपनी डायग्राम्स हैं, हमें ये हेल्प करेंगी कि हम वापस किसी तरह अपने x वेरिएबल में वापस जा सकें ताकि हमें हमारा ओरिजिनल आंसर मिल सके।